हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान का सबसे बड़ा कदम, पीओके को नहीं माना पाकिस्तानी हिस्सा। जी हां, बताएंगे क्या भारत के दावे पर लगा दी है अफगानिस्तान ने मुहर, क्या पाकिस्तान से भारत को लड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्या तालिबान ही भारत की कर देगा पीओके हासिल करने में मदद। दोस्तों, सबसे बड़ी और जरूरी खबर आपको बताने वाले हैं, तो वही बताएंगे। जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, वापस ले लिया अपना नाम। बताएंगे अचानक कैसे लिया ये फैसला, क्यों लिया ये फैसला, तो वहीं उनके बाहर होने के बाद आखिर कैसे दिलचस्प हो जाएगा चुनाव। अगर बाइडेन नहीं तो फिर उनकी पार्टी से कौन होगा प्रेसिडेंट का कैंडिडेट। दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे कश्मीर में खतरनाक एक्शन की तैयारी, 500 पैरा कमांडो पहुंचे, जम्मू कश्मीर सेना भी तैयार। दोस्तों, तो वहीं बताएंगे जियो एयरटेल के प्लान्स के बढ़ते रेट के बीच में बीएसएनएल को लेकर बड़ी खबर है, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान का सबसे बड़ा कदम, पीओके को नहीं माना पाकिस्तान का हिस्सा, आखिर क्या भारत के दावे पर लग गई मुहर। बता दें, अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने पाकिस्तान को तगड़ा और बड़ा झटका दे दिया है। तालिबान ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र बोले तो पीओके पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया है। तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उसने पाकिस्तान के साथ काल्पनिक रेखा यानी हाइपोथेटिकल रेखा, डूरंड लाइन, ताजिकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया। अफगानिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि 3 दशक से इन सीमाओं को मूल्यांकन नहीं किया गया है। ये बयान कैसे पाकिस्तान के लिए झटका और भारत के लिए अच्छी खबर है, आपको बता दें। दिलचस्प बात यह है कि तालिबानी मंत्रालय ने इस बयान में जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि तालिबानी मंत्रालय पीओके पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये वही स्टैंड है दोस्तों जो भारत ने शुरू से ही इस कब्जे के खिलाफ ले रखा है। भारत ने कभी भी पीओके को मान्यता नहीं दी और उसे जम्मू एवं कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बताया है, जिसे हासिल करने को नई दिल्ली ने अपना लक्ष्य बना रखा है। तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मंत्रालय के बयान के मुताबिक उसने 3 दशक बाद अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया है, जिसमें पाकिस्तान, जम्मू एवं कश्मीर, ताजिकिस्तान और चीन शामिल है। बयान के अनुसार मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल ने बखान, जेबक और बदखशा में कुरान एवं मंजन जिलों में पाकिस्तान के साथ काल्पनिक रेखा, जम्मू कश्मीर और ताजिकिस्तान के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। इस बयान से साफ लग रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के पीओके पर दावे को ठुकरा दिया है। तालिबान के इस कदम से अफगानिस्तान की सीमा सीधे भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से मिलेगी, जो दोनों देशों का सीधा पड़ोसी स्थापित करती है। भारत की भी इस मामले में आधिकारिक स्थिति यही और पीओके के रास्ते अफगानिस्तान को पड़ोसी मानता है। दोस्तों, ऐसे में ये भारत के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है कि अफगानिस्तान ने क्लियर कह दिया है कि पीओके पर पाकिस्तान का कोई अधिकार है ही नहीं, पीओके नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो हिस्सा भारत का है और भारत हमारा डायरेक्ट पड़ोसी है, यानी कि जम्मू कश्मीर डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये अफगानिस्तान का बयान, तालिबानियों की बयान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाली। अब ऐसे में अब लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान चैन की नींद सो पाएगा इस बयान के बाद। तो वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, जिसका था इंतजार, जिसकी लगाई जा रही थी अटकलें, वही होता नजर आया है। जी हाँ, जो बाइडेन अब नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, वापस ले लिया नाम। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाइडेन बाहर हो गए हैं, देश के हित में नहीं कहा ये बात। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपना नाम वापस ले रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनावों में दावेदार नहीं है। बाइडेन के बाद अब कमला हैरिस अगली दावेदार होंगी। जो बाइडेन का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब उनके सहयोगी डेमोक्रेट्स उन पर लगातार दबाव बना रहे थे और ये कह रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार साबित होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद के चुनावों से अपना नाम वापस लेने का ऐलान करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रपति के तौर पर सेवा की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक बार फिर से चुनाव लड़ने की बात है तो वो पार्टी और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनावों में ना खड़े होने का फैसला ले रहे हैं। आपको बता दें, इन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर ट्विटर पर पोस्ट किया है, यानी एक्स पर पोस्ट किया है। बाइडेन ने कहा कि वो अपने इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में विस्तार से देश को वाकिफ कराएंगे। अपने फैसले के बारे में बताते हुए खुद को जो बाइडेन ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मेरे डेमोक्रेट साथियों, मैंने नामांकन मंजूर न करने का
फैसला लिया है और अब मैं अपनी पूरी ताकत राष्ट्रपति के तौर पर बाकी मेरे कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों को पूरा करने में इस्तेमाल करूंगा। जी हाँ, ऐसे में आपके मन में जो सवाल था कि अगली दावेदार कौन होगा, तो बता दें जो बाइडेन ने आगे कहा कि 2020 के चुनावों में राष्ट्रपति पद का दावेदार बनने के साथ ही उनका पहला फैसला कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनने का था। उन्होंने इस फैसले को सबसे बेहतरीन फैसला बताया। इसी के साथ बाइडेन ने आगे कहा कि आज मैं चाहता हूं कि कमला हैरिस को इस साल पार्टी की ओर से दावेदार बनाने में अपना पूरा समर्थन दूं। बाइडेन ने यहां साफ कर दिया है कि अब कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदार होंगी। अब ऐसे में दोस्तों जो बाइडेन अपने आप ही राष्ट्रपति पद के होने वाले चुनाव से हट गए, लेकिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसे में हमारा आपसे सवाल यही है कि अब आप लोग इसका आंसर दीजिए, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच में आपका आंसर डोनाल्ड ट्रंप था। लेकिन अब आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कौन होना चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला जेन्युइन दावेदार? देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, कश्मीर में खतरनाक एक्शन की तैयारी, 500 पैरा कमांडो पहुंचे, सेना भी तैयार। जी हां, जम्मू में पाकिस्तानी आतंकियों के नापाक मंसूबों को कुचलने का भारतीय सेना ने बनाया प्लान, 500 स्पेशल पैरा कमांडो की तैनाती। बता दें जम्मू कश्मीर पिछले कुछ दिनों में कई बड़े आतंकी हमलों से दहला। आतंकियों ने इस दौरान आम लोगों से लेकर भारतीय सेना तक को निशाना बनाया। इन आतंकवादी हमलों के मद्देनजर भारतीय सेना ने 500 पैरा स्पेशल कमांडो को जम्मू में तैनात कर दिया है। उन्हें उसी डोडा इलाके में तैनात किया गया है जहां पिछले सप्ताह आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला बोला था। अब इसी डोडा के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और इन पर नकेल कसने के लिए भारत के सबसे घातक पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज को तैनात किया गया है। भारतीय सेना ने डोडा के जंगलों में छिपे आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की पूरी रणनीति बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के सूत्रों का कहना है कि सेना के जवानों की तैनाती का मकसद पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से निपटना है, जो काफी प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड है और बड़ी संख्या में इलाके में घुसपैठ कर चुके हैं। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने भी इन प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों को निपटाने के लिए इलाके में लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज तैनात कर दिए हैं। जी हां, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज भी जम्मू में पाकिस्तान के 50 से 55 की संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं। अब इन 50 से 55 आतंकवादियों को एक एक करके ढूंढ करके इनके सीने को छलनी की जाएगी अपने 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज के द्वारा। ऐसे में अपने इन कमांडोज को ऑल द बेस्ट कहना कमेंट में मत भूलिएगा। तो वहीं दोस्तों बता दें, उमर अब्दुल्ला का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा है और रुझानों से पता चलता है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएगी। अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव परिणामों से कोई सबक नहीं सीखा है और पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद उसने विकास, रोजगार सृजन तथा आतंकवाद पर अंकुश लगाने के अपने वादे नहीं पूरे किए। अब्दुल्ला ने सांबा जिले के गुरहा सलाथिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा 400 और 370 सीटों की बात कर रही थी, वो लोकसभा चुनाव में 240 पर आकर रुक गई। वे 10 साल तक सत्ता में रहे और नतीजों से पता चला कि लोग उनसे संतुष्ट नहीं और बदलाव चाहते हैं। अब ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस बना पाएगी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार या फिर इनका सपना ही रह जाएगा? लेकिन बीजेपी को कोसने से बाज नहीं आए उमर अब्दुल्ला। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं बता दें, भारत का मिला साथ तो टूट गया चीन का सपना, दुश्मन देश से मिलाना पड़ा हाथ। जी हां, पड़ोसी देशों पर अपनी धाक जमाने की चाह रखने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका उसके एक पड़ोसी देश फिलीपींस ने ही दे दिया। जी हां, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में एक तट को लेकर काफी लंबे समय से भयंकर विवाद चल रहा है और इसकी लगातार जानकारी हम आपको भी दे रहे हैं। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी दोस्तों इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि फिलीपींस ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगी थी। बस यहीं से मामलों में चीन के पीछे हटने की कवायद शुरू हो गई और टकराव से बचने के लिए उसने एक समझौता कर लिया। दो फिलीपींस के अधिकारियों ने बताया कि मनीला और बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में एक भयंकर विवादित तट पर टकराव से बचने के लिए एक समझौता किया। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुई झड़पों ने बड़े संघर्षों की आशंकाओं को जन्म दिया है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हो सकता है और ये सौदा मनीला में फिलिपिनो और चीनी राजनयिकों के बीच बंद कमरे में हुई बैठकों और राजनयिक नोटों के आदान प्रदान के बाद किया गया था। हालांकि अभी तक इस डील की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है दोस्तों। तो वहीं बता दें, आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश पर भारत और अमेरिका के बीच बंद दरवाजे के पीछे क्या बात हुई, अमेरिकी एनएसए ने दी जानकारी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए जैक सुलिवन ने कहा है कि सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप के संबंध में भारत के साथ बातचीत सम्मानजनक और प्रभावी रही है, क्योंकि ये बंद दरवाजों के पीछे हो रही है। इस साजिश में एक भारतीय
सरकारी अधिकारी की कथित रूप से संलिप्तता का दावा किया गया है। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारत के कर्मचारी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। तो वहीं आपको बता दें, इमरान खान की बुशरा बीवी का बड़ा आरोप, जेल में इमरान खान की जान को खतरा, अमानवीय हालत में रखा गया। जी हां, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद अपने पति की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया है तथा खाने के लिए दूषित भोजन दिया जाता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को जेल में संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में बुशरा बीवी ने अपनी जान के लिए भी खतरा बताया। बुशरा के अनुसार उन पिछली घटनाओं के मद्देनजर इमरान खान का जीवन खतरे में है, जिनमें उन्हें कथित तौर पर जहर दिया गया और गोली मारी गई। तो वहीं आपको बता दें, ड्रैगन को करारा जवाब, तिब्बत की निर्वासित सरकार ने चली चाल तो बौखला गया चाइना। क्या है पूरा प्लान, बता दे। चीन की शी जिनपिंग सरकार को सबक सिखाने के लिए तिब्बत की निर्वासित सरकार ने नया प्लान बनाया है। जिस तरह चीन तिब्बती इलाकों का नाम बदलकर नया नक्शा जारी कर रही है, वैसे ही अब निर्वासित सरकार तिब्बत का नया नक्शा तैयार करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तिब्बत में कई प्रमुख स्थानों के नाम बदले हैं। चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि चीनी को लगता है कि नए नामों के इस्तेमाल से लोग पुराने तिब्बत को भूल जाएंगे। अब निर्वासित तिब्बती सरकार ने चीन की इस रणनीति का समाधान खोज लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्वासित तिब्बती सरकार का केंद्रीय प्रशासन ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर तिब्बत का नक्शा तैयार करेगा। हालांकि इसमें अभी काफी समय लग सकता है। तो दोस्तों वही बता दें, रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को नहीं तोड़ेगा भारत। स्पेन सिक्योरिटी फोरम में अमेरिकी एनएसए का बयान। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि भारत रूस के साथ अपने सैन्य और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि भविष्य में आने वाले संकटों में मॉस्को भारत का महान और विश्वसनीय दोस्त बना रहेगा। सुलिवन कोलोराडो में स्पेन सिक्योरिटी फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकात के बारे में जब सवाल किया गया, तभी उन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जैक सुलिवन भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर धोखा खा चुके हैं? क्योंकि रशिया वो देश है जो भारत को किसी भी परिस्थिति में मदद देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा और वाइस वर्सा, यानी कि भारत भी ठीक उसी तरह रशिया की मदद करने को खड़ा रहेगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, खतरे में प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी, नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी संवैधानिक पीठ। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में रविवार को विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन उनकी कुर्सी अभी भी खतरे में पड़ गई है। जी हां, प्रधानमंत्री ओली की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका अब संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। रविवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में गंभीर संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है। नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरने के बाद पिछले सप्ताह 72 वर्षीय ओली ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद रविवार को उन्होंने संसद में विश्वास मत हासिल किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति बालकृष्ण ढकाल की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान मामले को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को भेज दिया। उन्होंने कहा कि याचिका में उठाए गए मामले काफी ज्यादा गंभीर और संवैधानिक है, इनका समाधान भी संवैधानिक पीठ को करना चाहिए, इसीलिए इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो दोस्तों वहीं बता दें, परवेज मुशर्रफ की गलती का खामियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान। कारगिल युद्ध पर पूर्व सेना प्रमुख ने बताई बड़ी बात। दरअसल कारगिल युद्ध के वक्त सेना प्रमुख रहे जनरल वेद प्रकाश मलिक ने कहा कि उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे परवेज मुशर्रफ भले ही एक अच्छे कमांडो थे, लेकिन वो अच्छे रणनीतिकार नहीं थे। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध का खामियाजा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतना पड़ा। युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने जब एलओसी के पार से अपने सैनिकों को हटाने की बात कही तो यह स्पष्ट हो गया कि यही सही सीमा रेखा है। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स के रमेश विनायक के साथ बातचीत में जनरल मलिक ने यह बात कही। तो दोस्तों वहीं बता दें, इंडिया की नापाक योजना बांग्लादेशियों को शरण देने वाले ममता बनर्जी की ऑफर पर भड़की भारतीय जनता पार्टी। जी हां, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जबरदस्त हिंसा चल रही है, जिसने देश में कानून व्यवस्था को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। बांग्लादेश में रह रहे सैकड़ों भारतीयों के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आग ने भारत में राजनीतिक बयानबाजी बढ़ा दी है। आपको याद होगा, रविवार को पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित इलाकों से भारत पहुंच रहे लोगों को राज्य में शरण देने की पेशकश दी थी। ममता बनर्जी के बयान की भाजपा ने आलोचना की। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसे चुनाव जीतने के लिए पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों को बसाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन की नापाक योजना है। भाजपा आईटी विभाग के हेड अमित मालवीय ने दूसरे देश से आने वाले किसी भी व्यक्ति को आश्रय देने के ममता बनर्जी के अधिकार पर सवाल उठाया और कहा कि आव्रजन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यों के पास ऐसे मामलों में कोई अधिकार नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एक रैली में कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वो पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। शायद ममता बनर्जी को ये नहीं पता कि देश में किसी अन्य देश के लोगों की एंट्री सिर्फ और सिर्फ एक कानून के तहत होती है, ना कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री ये कह देगा कि मैं अपने राज्य में राजा हूँ और अपने राज्य के किसी भी हिस्से में विदेशियों को मंगा सकता हूँ बिना किसी से परमिशन लिए। तो ममता बनर्जी वाकई में आप बहुत गलत हैं। आपने जो ये बयान दिया है आपको सोच समझ कर देना चाहिए था। इन बयानों के पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। जी हाँ, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? ममता बनर्जी के लॉजिक के पीछे बताइएगा जरूर। तो वही बता दें, मोदी सरकार ने 1 ग्राम भी दूध पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है और ना ही करेगी। जी हाँ, अमित शाह जी ने कहा झूठे दावे कर रहा है विपक्ष। बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र की दूध पाउडर आयात करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने साथ ही महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। शाह ने पुणे में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र अधिवेशन में कहा कि एक पुरानी बिना तारीख वाली अधिसूचना चर्चा में है और MVA ने इसका हवाला देते हुए दावा किया है कि सरकार दूध पाउडर आयात करने की योजना बना रही है। दरअसल अमित शाह के पास गृह और सहकारिता मंत्रालय का प्रभार भी है। अमित शाह ने कहा कि मैं भी भ्रमित हो गया और मैंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को फोन किया, जिन्होंने मुझे बताया कि ये हमारा नहीं बल्कि शरद पवार का फैसला था। भ्रमित मत होइए, ये परिपत्र उनकी ओर से ही जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में 1 किलो दूध पाउडर भी आयात नहीं किया गया। अगले 5 सालों में भी 1 ग्राम दूध तक पाउडर भी आयात नहीं किया जाएगा। ये लोग चुनाव जीतने के लिए फर्जी विमर्श गढ़ना चाहते हैं। शरद पवार है भ्रष्टाचार के सरगना। उद्धव औरंगजेब फैन क्लब के चीफ बीजेपी की बैठक में अमित शाह का ये बड़ा हमला। जी हाँ, अमित शाह ने अपने संबोधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख पवार पर तीखा हमला किया और उन्हें देश में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद अहंकार प्रदर्शित करने का आरोप लगाया। उन्होंने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार दिया और कहा कि वो 1993 के मुख्य मुंबई श्रृंखला बद बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। यानी कि शरद पवार को अपने बयानों से जमकर धोया है अमित शाह जी ने। तो वहीं पाकिस्तान ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को घोषित किया आतंकवादी युद्ध अपराधी बनाने की मांग की। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच पिछले 9 महीनों से भी अधिक समय से जंग जारी है। जंग के जल्द खत्म होने के आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं। इजराइल हमास के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। दुनिया भर से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन जंग बेरोक टोक जारी है। और इस बीच दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों के दबाव में पाकिस्तान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया। साथ ही ये मांग भी कर दी कि नेतन्याहू को फलस्तीनियों के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए सनाउल्लाह ने कहा कि नेतन्याहू एक आतंकवादी और युद्ध अपराध करने वाला अपराधी है। वो फलस्तीन में इजराइल द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अनुरोध करते हैं कि वो इजरायली पीएम नेतन्याहू को आतंकवादी के रूप में मान्यता दे। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि रियल में आतंकवाद कौन है असली आतंकवादी, क्योंकि आज एक आतंकिस्तान देश में बैठ करके वहाँ के नेता इजराइल के पीएम को आतंकवादी कह रहा है, जबकि रियल आतंकवादी आप लोग जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत से व्यापार के लिए यूं ही नहीं गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तानी रसातल में जा रहा जिन्ना का देश दिल्ली को क्या करना चाहिए बता दें। लगभग 1.5 साल पहले 16 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुबई में अल अरबिया चैनल को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर बात की थी। तब शरीफ ने कहा था कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें और प्रगति करें या फिर एक दूसरे से लड़ाई करें और समय व संसाधन बर्बाद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश ये है कि आपको बता दें कि आइए बैठिए और कश्मीर जैसे हमारे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और ईमानदारी से बातचीत करें। 2019 में भारत के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद ये पहली बार था जब किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बातचीत की इच्छा जाहिर की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी और इसके यहाँ लगातार भारत से व्यापार शुरू करने की बात भी उठती रही है। हालांकि भारत ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई है। आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान व्यापार के लिए भारत से गिड़गिड़ा रहा है? पाकिस्तान के 2 बार मंत्री रहे वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का मानना है कि पाकिस्तान को हर विवाद को छोड़कर भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। पाकिस्तानी अखबार डॉन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी व्यापार फायदेमंद होते हैं। चीन और ताइवान के बीच विवाद है लेकिन उनका व्यापार फल फूल रहा है। भारत और चीन के बीच विवाद है लेकिन उनका व्यापार फल फूल रहा है। चीन और भारत के बीच सीमा पर झड़पें होती हैं लेकिन वे एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान कितनी भी व्यापार करने की कोशिश लाख कोशिश कर ले, हमें नहीं लगता कि अपना भारत अब पाकिस्तान की तरफ मुड़कर भी देखेगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या मोदी 3.0 के पहले बजट में बिखर जाएगा एनडीए गठबंधन? जेडीयू की इस मांग से टेंशन में आ जाएगी सरकार? बता दें,
लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत है और वही सरकार केंद्र में चल रही है, मगर इसको लेकर अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है कि क्या ये सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी। विपक्ष भी कहता आया है कि ये मिली जुली सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। यहाँ तक कि लालू यादव ने कहा था कि 1 महीना भी नहीं चलने वाली है ये गठबंधन की सरकार। दरअसल गठबंधन के साथ ही जेडीयू ने सरकार से मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। सांसद संजय कुमार झा ने रविवार 21 जुलाई को संसद में सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि अगर सरकार को लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम विशेष पैकेज को ही दे दिया जाए, और ये मांग पार्टी की तरफ से की गई है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जेडीयू के सांसद ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी पार्टी जेडीयू की शुरू से ही मांग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मांग को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं। अगर सरकार को लगता है कि ऐसा करने में दिक्कत है तो हमने बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। हमने बिहार में बाढ़ की समस्या को भी उठाया है। ये 2 मुख्य मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं। तो दोस्तों वैसे में देखना ये होगा क्या वाकई में जेडीयू की इस मांग से टेंशन में आ जाएगी सरकार या फिर उनकी बात को मान लेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो आपको बता देंगे बजट से ही जुड़ी खबर, क्या सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 80D की लिमिट में कर सकती है बदलाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। और आज के समय महंगाई की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है उसके बीच सैलरीड लोगों को इस बजट से राहत की उम्मीद है। बीते कुछ सालों से ये लोग टैक्स में छूट की आस लगाए बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ सालों में टैक्स स्लैब डिडक्शन एग्जेम्पशन में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में ये लोग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सेक्शन 80C में भी बदलाव हो सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना, EPF, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम आदि योजनाओं में निवेश करने पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स का छूट का फायदा मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए कर सकती है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है। तो वहीं निर्मला सीतारमण रचेंगी इतिहास। बजट पेश होते ही टूटेगा पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का ये रिकॉर्ड। तो दोस्तों बता दें BSNL का 28 और 30 दिन वाले सस्ते प्लान, फ्री कॉलिंग के साथ डेटा भी मिलेगी सुविधा। जी हाँ, रिलायंस, जियो, एयरटेल और VI ने जब से रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं, मोबाइल यूजर्स के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। देश भर के करोड़ों यूजर सस्ते और किफायती प्लान की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने यूजर्स को बड़ी राहत दी है। BSNL लगातार ग्राहकों को सस्ते और किफायती प्लान ऑफर कर रही है। ऐसे में सबसे सस्ते और किफायती प्लान कौन कौन से हैं BSNL में हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें एक मुहिम भी चल रही है इन महंगे होते हुए प्लान को देखते हुए कि सब लोग BSNL में स्विच कर रहे हैं। ये प्लान इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसीलिए लोग मोस्टली BSNL में स्विच कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।